अगर हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले तो ये बात को समझें कि पॉलिसी होता क्या चीज है। सरकार क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट को छत्तीसगढ़ में बढ़ाना चाहता है। हर गवर्नमेंट, एक वैसा समय था जब इंडस्ट्रियलिस्ट को परेशान किया जाता था, लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि उन लोग को इनवाइट किया जाता है और इनवाइट करने के लिए उनको बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ इंडस्ट्री अगर डालते हो तो आपको सब्सिडी दिया जाएगा, सस्ते दर पर लोन दिया जाएगा, जीएसटी क्षतिपूर्ति में आपको छूट दिया जाएगा, तो बहुत सारे शुरुआती विद्युत शुल्क में आपको छूट दिया जाएगा, एंट्री टैक्स में छूट दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे हम ऑफर उनके लिए लेकर आते हैं ताकि वो दूसरे राज्यों में डालने के बजाय हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में वो इंटरेस्ट दिखाए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री डलता है तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। रोजगार के साथ साथ अगर वो प्रोडक्ट यहाँ बनता है तो उस पर टैक्स कलेक्शन होता है। तो गवर्नमेंट चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को वो बुलाए। सरकार हर 5 साल में एक पॉलिसी लेकर आता है, हर 5 साल में अपने पॉलिसी को बदलता है, कोई ना कोई नियमों में बदलाव लेकर आता है। तो वही है, अब आपके पास जो आज मैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर मैं बताने वाला हूं जो स्टार्ट हो रहा है वो आगामी आपके पूरे 5 साल तक काम आएगा। मतलब आपको अच्छी बात यह है कि आप नई पॉलिसी को पढ़ रहे हो, बार बार आपको बदलने की उसकी जरूरत नहीं है। अभी 1 नवंबर को हर 5 साल में पॉलिसी रिलीज हो जाता है। तो चलो भाई, इस साल अब ये समझ लो अगले 1 साल तक जो भी एग्जाम आप दोगे तो इस पॉलिसी से रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। वैसे ये पेज बहुत ज्यादा है, लगभग मैं इसको जब पढ़ रहा था तो शायद तक 180 पेज का पॉलिसी था ये। तो 180 पेज तो आप लोग को नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए जरूरी है जो खुद इंडस्ट्री डालकर बेनिफिट को लेना चाह रहे हैं उनके बारे में रहता है। तो उतना ज्यादा हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। चलो भाई, अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सबसे पहला तो ये जानेंगे कि ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का अवधि आपको जानना है। अवधि क्या रहेगा। अब तक जितना भी आया है पॉलिसी वो 5 सालों के लिए रहता था। कितने साल? 5। 1 नवंबर को आता था, जैसे 2024 को आया तो नियमतः यह 2029 को 31 अक्टूबर को समाप्त हो जाना चाहिए था। अब तक पॉलिसी ऐसे ही आता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब ये पॉलिसी का जो ड्यूरेशन है वो 5 साल से ज्यादा है। क्योंकि उनको 1 नवंबर जब पहली बार पॉलिसी का कॉन्सेप्ट जन्म लिया तो हमारे स्थापना दिवस के आधार पर आया। ठीक है, किसके आधार पर आता था वो? 1 नवंबर के कॉन्सेप्ट आ गया, नया राज्य नया पॉलिसी ऐसा था। लेकिन अब हमको उसको ले जाकर किससे जोड़ना है? फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च को एक फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है, मतलब 1 अप्रैल 2030 से नया फाइनेंशियल ईयर भी आ जाएगा और आ रहे ना, और नया क्या आ जाएगा? हमारा पॉलिसी भी आ जाएगा। इसलिए इस समय का अवधि, इसलिए थोड़ा अवधि से प्रश्न पूछे जाने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि 5 साल से थोड़ा सा बढ़ गया। ये लगभग 5.5 साल के आसपास हो गया। नवंबर हो गया तो आपका ये, आप ये समझो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 5 महीने एक्सटेंड हो गया। और ये मतलब ये 12, 5, 60, 65 महीने का कॉन्सेप्ट है, इसमें 65 मंथ्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। क्लियर है? ये बात को हमको याद रखना है। अगला, ये जो कॉन्सेप्ट बोला गया है, ये जो ध्येय वाक्य बोला गया है, तो वो जैसे पहले भूपेश बघेल जी लेकर आए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, है ना, उनका कॉन्सेप्ट यही रहता था। लेकिन अभी ध्येय वाक्य हमारे पूरे भारत देश में चल रहा है, विकसित भारत @ 2047। तो @ यही है, @ 2047 छत्तीसगढ़ विजन या विकसित छत्तीसगढ़ 2047 तक हमको ये कार्य को पूरा करना है। ये हमारा इसमें लक्ष्य बनाया गया है। अच्छा, इस बात में समझेंगे, ये जो हमारा चर्चा का विषय चल रहा है इसमें याद रखेंगे यह राज्य की 6वीं औद्योगिक नीति है। कौन सा है? 6वां औद्योगिक नीति, 6th इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगर मैं बोल रहा हूं 6वां औद्योगिक नीति, पहली बात तो ये याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6वां औद्योगिक नीति, इस बात को याद रखेंगे, 6th पॉलिसी है। इससे पहले 5 बार और पॉलिसी आ चुका है और सभी जितने ये पॉलिसी हैं, सब पॉलिसी सब 1 नवंबर को स्टार्ट होता था और समाप्त कब होता था? 31 अक्टूबर। बस 5 साल का गैप होता था। पहले के सभी पॉलिसी का यही कॉन्सेप्ट हुआ करता था। याद रखेंगे, पहला जो पॉलिसी आया था वह 2000 से लेकर कब तक चला? 2003 तक। लेकिन 3 से लेकर 4 तक देखो कोई भी पॉलिसी नहीं।
सही बोल रहा हूं? 3 से लेकर 4 तक छत्तीसगढ़ में कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं। फिर अगला वाला कब आया? 4। क्यों आया होगा? समझ में आ रहा हो गया, क्योंकि सरकार बदल गया। अजीत जोगी सरकार था, नया भूपेश बघेल सरकार आया, सॉरी रमन सिंह का गवर्नमेंट आया और उन्होंने कॉन्सेप्ट बदलना चाहा, इसलिए 2004 से नया पॉलिसी आया। तो 3 से लेकर 4 तक यहाँ पर 1 साल ऐसा रहता है जहां छत्तीसगढ़ में कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं होता है। बात समझ में आया? 2004 से 9, फिर एकदम 55 सालों का टारगेट है। 4 से 9, 9 से 14, 14 से 19, 19 से 24। नियमता देखोगे 24 से क्या होना चाहिए था? 29। लेकिन चला कहां तक? ये 2030 तक चलेगा। तो ये ऐसा याद रखना है। छठवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्येय वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अच्छा, जब इधर हम लोग पढ़ेंगे तो अब हमको पढ़ना है इस पूरे पॉलिसी को पढ़ने से क्या कुछ खास बात हमको सुनने को मिलता है, क्या क्या मेन इसमें कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किए हैं। पहले बड़े बड़े मुद्दों को हम लोग चर्चा करते हैं। चलो भाई, अगर ऐसा है तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा मुद्दा रहेगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वैसे पिछले वाले में भी था, नया बात नहीं है, फिर भी हम समझेंगे कि यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण है। स्थानीय लोगों के लिए क्या दिया गया है? आरक्षण। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण रिजर्वेशन है, मतलब छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी है उसको इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए उनके लिए सीट रिजर्व रखे जाएंगे। आप सुने होंगे, बहुत चर्चा में रहता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्री में बाहरी लोगों को ज्यादा पसंद किया जा रहा है या बाहरी लोगों की संख्या ज्यादा है, ऐसा बोलते हैं क्या? सही मायने में बताऊं तो इंडस्ट्रियलिस्ट जबरदस्ती रखते हैं बाहरी लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोकल स्थानीय लोगों को नहीं रखते, क्योंकि स्थानीय लोग बार बार में छुट्टी मांगना, छठी में जाना है, सगाई में जाना है, दूर दराज के शादी में जाना है, फिर तीजा आ गया तो तीज त्योहार बार बार छुट्टी होता है, तो इससे उनका काम बहुत प्रभावित होता है। और इंडस्ट्री को चलाने के लिए जी मशीनरी को लगातार चलाते रहना जरूरी है। घर बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन काम को रोक सकते हो, बड़े बड़े इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते आप, इसलिए वो लोग बल्क में उठा सीधा बाहर से लाते हैं। हाँ, सीधा रखो यहाँ पर, और जब छुट्टी रहा, हाँ जाओ, एक बार जाओ, 1 महीने के लिए जाओ, एक बार जाओ, 1 महीने के लिए जाओ। अब ऐसी होता है, बाहरी लोग बात बात में छुट्टी नहीं लेते हैं, इसीलिए उन लोगों को और ज्यादा। लेकिन इससे क्या होता है? स्थानीय लोगों का रोजगार छीना जाता है। स्थानीय लोगों को क्या देने का प्रावधान है? आरक्षण। आरक्षण अगर है तो आरक्षण की इस बात का समझिएगा, जो काम करने वाले लोग हैं उनको 3 तरीके से क्लासिफाई कर दिया गया है। 3 तरीके से। नंबर 1 है अकुशल श्रमिक, उसी को बोला जाता है नॉन स्किल्ड लेबर कहा जाता है। नॉन स्किल्ड मतलब समझते हैं, सीधी सी बात, मजदूर लोगों की बात हो रही है, जिनको नहीं पता क्या काम करना है। बोले गड्ढा खोदना, गड्ढा खोदेगा, बोला आग जला दो, आग जलाएगा, बोले पानी भर दो, पानी भरेगा, उसको कहा जाता है नॉन स्किल्ड लेबर। बोला गया नॉन स्किल्ड लेबर जितने लोगों का अगर इंडस्ट्री में अगर 2000 चाहिए ना, तो पूरे 2000 के 2000 लोकल होने चाहिए छत्तीसगढ़ का, ये पॉलिसी में। बाहरी एक भी नहीं होना चाहिए। वो बात अलग है, 5 साल पहले भी यही लाइन बोला गया था। तो लोकल यहीं के ही लोगों को, पूरे जो लेबर रहेंगे वो बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोकल लोगों को यहां पर सीट रिजर्व कर दो। नंबर 1 बात बोला गया। उसके बाद हम बात करते हैं स्किल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं। स्किल्ड लेबर जिन्होंने थोड़ा सा अपने स्किल डेवलप किया है, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग किया है, पॉलिटेक्निक किया है, ITI का कोर्स किया है, मशीनरी ऑपरेट करना सीखा है, वेल्डिंग करना सीखा है, कंप्यूटर में इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर चलाना सीखा है, उसको बोला जाता है स्किल्ड लेबर। अगर कोई स्किल्ड लेबर है उसमें 70% रिजर्वेशन रहेगा, मतलब 70% छत्तीसगढ़ के लोकल लोगों को दिया जाएगा, और जो 30% है बाहरी लोगोव को हायर कर सकते हो। और जो मैनेजमेंट में है जी, जो प्रबंधन में है, मैनेजमेंट में है, उसमें स्थानीय लोगों के लिए 40% सीट रिजर्व रहेगा, 60% बाहरी लोगों को उनके लिए दिया जाएगा। वैसे मैं बता दूं, ये कॉन्सेप्ट पिछले भी नीति में था, इस नीति में भी था, नीति में, तो ये कोई नया बात नहीं है, दोनों में सेम था, दोनों में इस बात को अडॉप्ट किया गया है, ऐसा हमको याद रखना है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये है आरक्षण। आरक्षण कितना है, क्या है, इन बात को याद रखना, यही सब पूछा जाएगा। आरक्षण में उचित सुमेलित कीजिए, ये भी आपसे पूछा जाएगा। चलो भाई, अगला हमारा चर्चा का विषय, इसमें और क्या नया प्रावधान देखने को मिलेगा। अगर बोला जाएगा जो इन्वेस्टर्स हैं,
जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करने वाले जो लोग होंगे, जो पैसा लगाना चाह रहे हैं इस नीति के तहत, वो जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स की टोटल 7 श्रेणियां बनाई गई। पहले तो याद रखना, ये 7 नामक डेटा, इन्वेस्टर्स की कितनी श्रेणियां बनाई गई है? 7। और मैं बोल रहा हूं इन्वेस्टर्स की जो 7 श्रेणियां बनाई गई है, तो श्रेणियां अलग अलग है। 7 श्रेणी में सामान्य वर्ग उद्यमी बोला गया है। अब प्रश्न पूछोगे सर सामान्य वर्ग क्या होगा, तो सही मायने में बोलो तो जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और 7वें में नहीं होगा, वो क्या होगा? 7वां। पहला सामान्य में आएगा। तो अब आपको सामान्य जानने के लिए अब जानना जरूरी है 2 से लेकर 7 तक। जो 2 से 7 में शामिल नहीं होगा वो सामान्य हो जाएगा। तो चलो भाई 2 से लेकर 7 तक में क्या बनाया गया, चलो भाई इसमें एक साथ में डिस्प्ले कर देता हूं। ये देखो आप लोग, यहां पर 7 श्रेणी है। आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप इन्वेस्टर्स कौन हो और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके आधार पर आपको छूट दिया जाएगा। उसके आधार पर आपको सब्सिडी ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। अगर मान लो जाए बोला गया अगर आप शेड्यूल कास्ट वर्ग से हो या शेड्यूल ट्राइब श्रेणी से हो तो आप दूसरे वर्ग के कहलाओगे। 7 श्रेणियां हैं, दूसरी श्रेणी में शामिल हो, डेफिनेटली आप जानते हो जी इन लोगों को ज्यादा ही छूट दिया जाएगा। अगर किसी को जीएसटी में जीएसटी क्षतिपूर्ति अगर 30% देने का बात हो रहा है ना, तो इनको 40% क्षतिपूर्ति वापस करेंगे इनको। अगर उनको विद्युत शुल्क में अगर बाकी को 10 वर्ष का छूट दे रहे ना, तो इनको 12 वर्ष का छूट देंगे। तो इसलिए आप हो कौन, आप इन्वेस्टर्स हो कौन, आपका बैकग्राउंड क्या है, इस आधार पर आपको शामिल किया जाएगा। बोला गया है एक तृतीय श्रेणी बनाया गया है, इसी को बोला जाएगा है अप्रवासी भारतीय श्रेणी। सीधी सी बात, ये बात कर रहा है किसके बारे में? एनआरआईज जो बाहर में रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, भारत में क्या करना चाह रहे हैं? इन्वेस्ट। वैसे हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, है ना, एफडीआई, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति, मान लो जाए जैसे अभी एलन मस्क का बहुत चर्चा चलता रहता है, इन्वेस्ट करना है, हो सकता है जी इन केस वो पूरे भारत देश के मध्य क्षेत्र में अपना प्लांट डालना चाहे, ताकि यहाँ से सप्लाई हर क्षेत्र में किया जा सके, क्योंकि इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा हर क्षेत्र में। हमारे यहाँ लिथियम का भंडार मिला हुआ है, हो सकता है अगर वो ई व्हीकल क्षेत्र में आना चाह रहे तो इन्वेस्टमेंट वो कहाँ पे करना चाहे? छत्तीसगढ़, तो वो उसको माना जाएगा एफडीआई इन्वेस्टर्स। वर्ग 3 में आएगा वो एलन मस्क। तो मेरे कहने का मतलब है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने, सीधी सी बात, जो विदेश में रहकर भारत में निवेश करना चाह रहे हैं, अब वो चाहे हमारा आदमी हो चाहे वहीं का आदमी हो, वहां का नागरिक हो, तो उनको तृतीय श्रेणी में रखा गया है। चौथा, महिलाओं को और तृतीय लिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तृतीय लिंग जैसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो तृतीय लिंग जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे अडॉप्ट किए गए हैं। तो महिला उद्यमी और तृतीय लिंग ये दो है, इनको कौन सा श्रेणी में रखा गया है? चौथे श्रेणी। पूरे के पूरे अगर आप, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लगभग 180 पेज का अगर पूरे का पूरा पॉलिसी होगा ना, तो फिर हर वर्ग के लिए बेनिफिट को अलग से लिखा गया है। उतना ज्यादा हमको अभी जानने की जरूरत नहीं है। वो तो हम जिस दिन इंडस्ट्री डालना चाहेंगे जी और हमको लगेगा अब सरकार से हमको कोई छूट लेना है, तो हाँ पूरा पढ़कर जहां जहां हमारे काम का है वो छूट को हमको लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो चौथे में महिला और क्या रख लिए? तृतीय। अगर हम बात करें पांचवा में रिटायर्ड आर्मी वाले लोगों को माना गया, सेवानिवृत्त सैनिक और नक्सलवाद से प्रभावित। इसी में एक और वर्ग जो आजकल हमारा सेना में कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी? अग्निवीर। जो अग्निवीर लोग हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया, अग्निवीर को स्पेशल छूट दिया जाएगा। जो 4 साल तक वहां पे सर्विस करके वापस आते हैं उसी को बोला जा रहा है सेवानिवृत्त। तो उन लोगों को सरकार बोल रहा है अलग से हम मौका देंगे, उनके लिए अलग प्रावधान करेंगे। और साथ ही साथ राज्य में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है, स्व सहायता समूह, जो महिलाओं के द्वारा क्या बनाया गया है? स्व सहायता समूह। सुने थे आप लोग? उन लोग भी अगर कोई इंडस्ट्री डालना चाहे तो गवर्नमेंट उनको अलग बेनिफिट का प्रावधान कर रहा है। और 7वां अगर हम बात करेंगे तो राज्य के एफपीओ कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसको मतलब होता है ऐसे कोई उद्यमी जो पहले भी इंडस्ट्रीज डाल चुके हैं, इंडस्ट्रीज रन कर चुके हैं, अगर वो इंडस्ट्री डालना चाहे, भाई डेफिनेटली उनके पास अनुभव है,
इंडस्ट्री हैंडल करने का अनुभव है, ये गारंटी है कि वो चीजों को घाटे में जाने को नहीं देगा, उनको डील करने का तरीका है। तो ऐसे उद्यमों की कितनी श्रेणियां बनाई गई है? 7। कितनी श्रेणियां हैं? 7। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? अच्छा, मैं बोल रहा हूं 7 श्रेणी है, फिर से एक बार। अच्छा, वही बात, अब जो दूसरे से लेकर 7वें तक नहीं है, पहला में कौन है? वो पहला समझ, लिख दूं मिश्रा तिवारी ऐसा करके, और ओबीसी कौन है? और ओबीसी, ओबीसी के लिए भी अलग से कहीं पे लाइन नहीं लिखा गया है ना। तो ओबीसी और जनरल, मेल वर्ग, पुरुष, महिला भी नहीं, महिला तो इधर आ गए ना, अगर उसमें महिला कोई है तो चौथे में आ गया ना, ऐसा उसको सामान्य माना जाएगा। सीधी सी बात, उनको कम से कम छूट दिया जाएगा, ऐसा है व्यवस्था। तो ऐसा याद है, तो घर में बैठकर याद करने वाला सबसे पहला लाइन एकदम शॉर्टकट में। दूसरा में हम लोग अगर पढ़ेंगे, दूसरा में क्या हो जाएगा? एसटी एससी। यहाँ किसके बारे में है? हमारा एनआरआई के बारे में। इस यहाँ पर कितना है? फीमेल। और कौन सा है? थर्ड जेंडर के बारे में। पांचवा में क्या बारे में है? सेवानिवृत्त सैनिक। यहाँ पे किसके बारे में है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्व सहायता समूह के बारे में। और लास्ट में क्या है? एफपीओ, मतलब पहले भी जो इंडस्ट्री डाल चुके हैं उनके बारे। तो प्रश्न बनता है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स कौन है? जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स कौन है? इन 7 में से किस श्रेणी में आते हैं, उस हिसाब से उन लोगों को क्या दिया जाएगा? छूट देने के बारे में बात किया गया है। अच्छा, 7 श्रेणियों में फिर कौन कौन सा श्रेणी शामिल नहीं है, ये आपको पूछा जाएगा। किनके लिए अलग से प्रावधान नहीं किया गया है? क्लियर है? तो इन्वेस्टर्स की कितनी श्रेणियां हैं? 7। अच्छा चलो भाई, पहले बात तो ये हो गया। अगला अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा अगला चर्चा का जो विषय रहेगा, सर इसमें 7वें में लिखा है सामान्य वर्ग के उद्यमियों के बराबर सुविधा, इसका क्या मतलब? सामान्य वर्ग मतलब बोला गया है जो ऊपर वाला है ना, कैटेगरी तो बनाया गया है, लेकिन इनको उन्हीं के बराबर क्या देंगे? सुविधा। पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट है भी, लेकिन उनको सुविधा उन्हीं के बराबर देंगे। चलो भाई, अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ेंगे। यहां पर बोला गया है जो हमारे 146 विकास खंड है उनकी 3 श्रेणियां बनाई गई। कितनी श्रेणियां हैं? 3। मैं बता दूं, पिछले पॉलिसी में 4 था। पिछले पॉलिसी में कितना था? 4। नए पॉलिसी में कितना हो गया? 3। हर पॉलिसी में। अच्छा समझो भी इस बात को, ये अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं, इस पूरे छत्तीसगढ़ को कितने ऐसे छोटे छोटे विकास खंड में बांटे गए हैं? 146 ऐसे विकास खंड में बांटे गए जी। और ये 146 जो विकास खंड है, इनमें से कुछ ऐसे विकास खंड है जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, इंडस्ट्रियल डेवलप्ड। उदाहरण के लिए धरसींवा, किसके बारे में बात करता हूं? धरसींवा। धरसींवा बोलते ही समझ में आ गया होगा आपको, पूरा सिलतरा, उरला, भनपुरी, ये चरौदा, ये पूरा क्षेत्र पूरा खाली इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल मामले में बहुत डेवलप्ड है। दुर्गम बात करेंगे तो उसके विकास खंड डेवलप्ड है, लेकिन इसी की तुलना में दोस्त हम कोंडागांव की बात करते हैं, हम कांकेर के पूरे 7 विकास खंड के बारे में बात करते हैं, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्ग कोंडाल, नरहरपुर, ऐसे विकास खंड के बारे में बात करते हैं जहां इंडस्ट्री लगभग बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा बताओ, गवर्नमेंट कहां पर इंडस्ट्री डालने को प्रमोट करना चाहेगा? जो सबसे कम डेवलप्ड है, जो सबसे कम डेवलप्ड है। क्यों सबसे कम डेवलप्ड को ज्यादा सरकार फोकस करने की कोशिश करेगा? क्योंकि वहां ताकि इंडस्ट्री डले, स्थानीय लोगों को ताकि वहां रोजगार मिले, वो काम करने के लिए वहां पर प्रेरित हो, इसलिए सरकार, जैसे अब मैं बताता हूं, मान लो जाए यहां पर अगर हमको डालने पर 30%, अभी मैं बताऊंगा, ब्याज अनुदान मान लो जाए 30% दे रहा है, तो आपको पता है जो आपका वो विकास खंड जो अविकसित है, नॉन डेवलप्ड है, वहां उद्योग डालोगे ना तो 40% दूंगा बोलता है सरकार। रायपुर में मत डालो बोलता है, रायपुर में तो ऑलरेडी डल चुका है, जाओ कोंडागांव में डालो, मैं 30% की जगह में आपको 40% सब्सिडी दूंगा बोलता है, ताकि वो चाहता है कि डेवलपमेंट जो है यूनिफॉर्म वे में हर विकास खंड का हो। बात अलग है जी, वो 10% के नाम पे कोई वहां जाएगा भी नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल को वहां ले जाना, फिर वहां से बनाना, फिर वहां से उसको लाना, वो कैलकुलेट करेगा तो उसको ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। दूसरी बात, लेबर भी तो मिलनी चाहिए, स्किल्ड लेबर मिलनी चाहिए,
वो है कि नहीं है। अब यहाँ के लोगों को यही रोजगार दोगे तो चल भी जाला है, यहाँ के लोगों को बोलोगे कोंडागांव में दूंगा, पता नहीं हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे डेवलपमेंट के आधार पर, आधार क्या है हमारा, ये 3 श्रेणियां बनाएंगे। किसके आधार पर? औद्योगिक विकास के आधार पर। कितनी श्रेणियां हैं? 3। अच्छा, अगर मैं 3 श्रेणियां बोल रहा हूं तो ये है वो 3 श्रेणियां, ये है वो 3 श्रेणियां। मैं बोल रहा हूं समूह 1, समूह 2, समूह 3। दोनों में अगर बोला जाएगा समूह 1 में कौन से विकास खंड रखे जाएंगे? जो विकसित। कौन सा विकसित? औद्योगिक आधार पर विकसित है। अगर 2 में किसको रखा जाएगा? जो कौन सा है हमारा? विकासशील है। और यहां पर कौन सा विकास खंड है? जो क्या है? अविकसित, या उसी को बोला जाएगा पिछड़ा, अविकसित, पिछड़ा है। विकास खंड की कितनी श्रेणियां हैं? 3। यहां पर कितने विकास खंड? 10, 61, 75। बात समझ में आ रहा है? समूह 3 में सबसे ज्यादा है, देखो 75। इसमें पूरे सरगुजा संभाग के विकास खंड आएंगे, इसमें आपके पूरे बस्तर संभाग के विकास खंड आएंगे। सही है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो यही सब डेटा को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कितने हैं? एक में मात्र कितने हैं? 10। जो विकासशील है, जहां पर अभी अभी इंडस्ट्री डलना स्टार्ट हुआ है जिस विकास खंड में, उसमें कितने आए? 61। लेकिन समस्या ये है, सरकार किसको ज्यादा प्रमोट करेगा, किसको ज्यादा महत्व देगा? हमारा 75। इसको सरकार ज्यादा महत्व देता है। बोलोगे नहीं मैं रायपुर में ही डालूंगा, रेलवे की सुविधा है, फ्लाइट की सुविधा है, सब बोलोगे ना, बोलेगा हाँ लो फिर सबसे कम सब्सिडी पकड़ो। आप बोलेगा नहीं भाई मैं एकदम इंटीरियर इलाका में जाना चाह रहा हूं, वहां इंडस्ट्री डालूंगा, सरकार आपको ज्यादा से ज्यादा छूट देगा। कितने श्रेणियां हैं? 3। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं, अब अगला हमारा चर्चा का विषय रहेगा उद्यम का प्रकार। जो इंडस्ट्री हमारे डालना चाह रहे हैं उसमें प्रकार अलग अलग है। नंबर 1 जो हम प्रकार की बारे में बात कर रहे हैं वो कैसा है? नंबर 1 सरकार क्या किया है? सरकार, वैसे मेरे को ना इसमें कौन कौन सा है उद्यमी ये लिखना था, मैं एक्चुअल में इसमें लिख नहीं पाया हूं, लिस्ट को आपको भेजूंगा, ठीक है? लिस्ट उसमें से डाल दूंगा कि इसमें सामान्य उद्यम में क्या आएगा। पहले समझो, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के आधार पर। प्रोत्साहन का मतलब होता है जो हम लोगों को जो छूट दिया जाना है, गवर्नमेंट क्या देगा? छूट देगा, जो बेनिफिट देगा, जो आपको प्रोत्साहन देगा, उस प्रोत्साहन के आधार पर कितनी श्रेणियां बनाई गई है? 5। कितनी श्रेणियां हैं? 5। छूट के आधार पर अलग है, इन्वेस्टमेंट के आधार पर अलग रहेगा। सरकार जो छूट देना चाह रहा है उसके आधार पर छूट दे रहा है, उस आधार पर याद रखेंगे 5। फिर वही बात, सामान्य पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सामान्य से पहले क्या पढ़ लो? 4। जैसे बोला गया थ्रस्ट सेक्टर उद्यम, ये इंपॉर्टेंट था एक्चुअल में, इनका मेरे पास मैं लिस्ट भेजूंगा ग्रुप में आप लोगों को। क्लियर है? या इसको अपलोड करा दूंगा पीडीएफ। तो ये क्या है हमारा? थ्रस्ट सेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सेक्टर है? कोर सेक्टर। कोर सेक्टर जानते हैं आप लोग जी? कोर सेक्टर उद्यम, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। यहां पर बोला गया है कोर सेक्टर उद्यम में अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को कोर सेक्टर माना गया है? नंबर 1 ताप विद्युत संयंत्र को, ताप विद्युत संयंत्र। नंबर 1 अगर मैं बात करता हूं ताप विद्युत संयंत्र के साथ साथ स्टील उत्पाद संयंत्र, उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो आ रहेगा एल्यूमिनियम संयंत्र। एल्यूमिनियम के अगर कोई संयंत्र डाले जाते हैं तो वो कोर सेक्टर उद्यमी है। अगर हमारे यहाँ याद रखना सीमेंट उद्योग के अगर कोई संयंत्र डाले जाते हैं तो हमारा कोर सेक्टर है। तो ऐसे अगर मैं बात करूं, और ये 4 मतलब 4 हमारे छत्तीसगढ़ में ये 4 सेक्टर को क्या माना गया है? हमारे यहाँ कोर सेक्टर इंडस्ट्री माना गया है। इन चारों सेक्टर में अगर कोई आप मान लो जाए आप ही प्लान कर रहे हो, बोल रहे हो सर सीमेंट उद्योग डालना है, तो आपको कोर सेक्टर उद्यमी माना जाएगा। और अगर आप कोर सेक्टर उद्यमी हो तो आपको उस हिसाब से अलग प्रोत्साहन मिलेगा। और पहले ही बोल दिया गया है कौन कौन से सेक्टर में अगर आप काम करोगे, कौन कौन सा इंडस्ट्री डालोगे तो आपको क्या माना जाएगा? अपात्र माना जाएगा। अपात्र बोलने का मतलब है आपको कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। उदाहरण के लिए बताता हूं, मान लो जाए आप
आप ऐसे डीजल और पेट्रोलियम से चलने वाला कोई उद्योग डाल रहे हो तो सरकार के कॉन्सेप्ट से एकदम विपरीत जा रहे हो आप, तो आपको उसमें प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। प्लास्टिक क्षेत्र में काम कर रहे हो तो आपको प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे बोला जा रहा है। अपात्र श्रेणी, गवर्नमेंट ने इनका भी अलग से लिस्ट बनाया, पूरा बड़े बड़े लिस्ट बने कि इसमें सामान्य उद्यम में कौन कौन आएगा, थ्रस्ट में कौन आएगा, कोर में कौन आएगा, अपात्र। आपको किसी बात को नहीं जानना है, आपको दो लिस्ट को याद करना है एक्चुअल में, एक थ्रस्ट सेक्टर को याद करना है और एक किसको याद रखना है हमको, कोर सेक्टर। कोर सेक्टर का मैंने यहाँ पर लिस्ट आपको बता दिया। एक और बच गया, कौन सा हमारा, थ्रस्ट सेक्टर। थ्रस्ट सेक्टर का मैं स्क्रीनशॉट लेकर पीडीएफ अपलोड बनाकर अपलोड कर दूंगा, क्लियर है, वो आप उसको देखिएगा। तो इन सबको क्या किया जाएगा, अच्छा ये लिख पाए क्या आप लोग कोर सेक्टर का, इसका अलग अलग क्या बना दिया गया है, श्रेणी। कोर सेक्टर और थ्रस्ट को याद रखेंगे भाई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोत्साहन देने के आधार पर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन है। अब इंडस्ट्रीज का एक और क्लासिफिकेशन होगा, याद रखना, और वह क्लासिफिकेशन है किसके आधार पर, निवेश। आप इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, और याद रखना पहले 4 मानता था सरकार, पहले 4 होता था, अब कितने बना दिए हैं सरकार, 8। पहले तो याद रखना है कितनी श्रेणियां हैं, 8। एकदम कॉमन प्रश्न बताओ, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में विकास खंड की कितनी श्रेणियां हैं, 3। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उद्यमों की कितना श्रेणियां, जो निवेशक है उनकी कितनी श्रेणियां हैं, 7। समझ में आ रहा है ना। प्रोत्साहन राशि के आधार पर, प्रोत्साहन के आधार पर उद्यमों की कितनी श्रेणियां हैं, 5। निवेश के आधार पर उद्योगों की कितनी श्रेणियां हैं, 8। पहले एकदम कॉमन प्रश्न। और आप सभी जानते होंगे जी, जो इंडस्ट्रीज होते हैं ना वो कॉमनली, देखो हमेशा याद रखना, पहले भी ऐसी 4 ही चर्चा होता था। माइक्रो इंडस्ट्रीज, सूक्ष्म उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग, मीडियम इंडस्ट्रीज, मध्यम उद्योग, बृहद मेगा इंडस्ट्रीज। कितने होते थे, 4। सूक्ष्म उद्योग का आप लोग उदाहरण समझते होंगे जी, जैसे मान लो जाए कोई सिलाई कढ़ाई का काम करना चाह रहे हैं या दोना पत्तल बनाने का काम करना चाह रहे हैं, है ना, तो वो सूक्ष्म उद्योग आ जाता है। लेकिन मान लो जाए कोई पानी पैकेजिंग, बॉटल पैकेजिंग, पाउच पैकेजिंग, कोल्ड ड्रिंक, ऐसा इंडस्ट्री डालना चाह रहे हैं तो वो किस में आ जाता है, लघु। उससे थोड़ा सा कैप्टिव पावर प्लांट आप डालना चाह रहे हैं, राइस मिल डालना चाह रहे हैं आप, छोटा सा सीमेंट प्लांट डालना चाह रहे हैं, ब्रिक्स वाला प्लांट डालना चाह रहे हैं तो वो किस में आ जाता है, मध्यम। और बृहद उद्योग होता है लाइक भिलाई स्टील प्लांट, जिंदल पावर प्लांट, जिंदल स्टील प्लांट, बड़े बड़े जहां पे इन्वेस्टमेंट सीधे का सीधा 50 करोड़ से क्या है, ज्यादा। तो अब ऐसे अगर हम बात करें तो यहां पर निवेश राशि के आधार पर डिसाइड होगा, किसके आधार पर, निवेश। निवेश राशि के आधार पर सूक्ष्म उद्योग मतलब कितना, 1 करोड़। और सूक्ष्म भी 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट मतलब क्या सूक्ष्म जी, बहुत बड़ा हो गया। सही बोल रहा हूं। अगर आप 1 करोड़ तक का निवेश कर रहे हो किसी इंडस्ट्री में तो कौन सा उद्योग कहलाएगा, सूक्ष्म। अगर 10 करोड़ तक कर रहे हो तो क्या कहलाएगा, लघु। अगर आप 50 करोड़ तक कर रहे हो तो मध्यम। यही सीमा को याद रखना है दोस्तों, क्लियर है। अच्छा सीमा नहीं लिखा हुआ है, चलो बताओ, अगर मैं 80 करोड़ का इन्वेस्ट करता हूं तो किस में आएगा, कितना आएगा, पक्का। अगर मैं 20 करोड़ का करता हूं तो किस में आएगा, पता नहीं, मेरे भी नहीं जान रहा हूं, बताओ, पक्का ना, समझ में आ रहा है। ऐसे ही रहेगा, डायरेक्ट सिर्फ 10, 20, 50 को नहीं जानना है कि भगवान ने दिमाग भी दिया है। एमएसएमई का जो है ये तो फिर सेंट्रल पॉलिसी, एमएसएमई अलग हो गया, वो अलग हो गया, वो सही बोल रहे, उस पॉलिसी का भी बेनिफिट देगा सरकार, फिर उसमें अपना अलग बेनिफिट डालता है। सर ये तो सेवा के लिए एमएसएमई, हाँ तो आएगा ना भाई, सेवा अलग है। सर द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा। कौन सा, द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा। द्वितीय श्रेणी क्या होता है, टर्सरी नहीं अरे वो अलग हो गया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। मैं इकोनॉमी नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, सीधा प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ। अच्छा आप लोग के बुक में नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि नहीं है, नहीं है ना, मैं तो मजा लेने के लिए पूछ रहा था, मेरे को पता है ना, ऐसा है। इसलिए ज्यादा बुक मत चिल्लाया करो, जब दिया जाता, जब स्पर्श बोलता है लिया करो तभी लिया करो, नहीं खाली आके बुक मांगने आ जाते हो।
अभी लिए रहते तो बढ़िया बेनिफिट होता कि नहीं होता, नया बुक मिलता कि नहीं मिलता बताओ। करेंट अफेयर की बुक में तो 1 महीना पहले आ गया है। उसी से पढ़ते हैं। हाँ बस इसमें अब क्या है, उसी समय आया। अच्छा गजब बात यह है, दोनों रिपोर्ट तुरंत तुरंत आया। देखो आप लोग का जब आया, जब बुक आने वाला था, ISFR भी तुरंत आया था। और आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और 2 क्वेश्चन एकदम डन है, अभी बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एक ISFR, एकदम डन है। दोनों नए रिपोर्ट, और पहला बैच है आप लोग को जिसको मैं दोनों रिपोर्ट पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब पुराना लेख घूम रहे हैं। चलो खैर, ये समझ में आया आप लोगों को। क्लासिफिकेशन कितने श्रेणियां है हमारा, 8। हुआ क्या जी, ये ना एक्चुअल में एक उद्यमी को जब भी बोला जाता है ना, एक सेवा क्षेत्र दिख रहे हैं चारों नीचे सेवा वाला होता है। भाई आप इंडस्ट्री डाल रहे हो, 2 होता है, एक गुड्स एंड सर्विस, नाम सुना ना गुड्स। या तो आप कोई उत्पाद बना के बेचने वाले हो, या तो आप ऐसा कोई काम करने वाले हो जिसमें आप क्या देने वाले हो, सेवा। सर्विस सेक्टर में आप काम करने वाले, 2 ही चीज होता है दुनिया में, या तो कोई सामान बना रहा है या तो कोई क्या दे रहा है, सेवा। तो ये है गुड्स वाला काम हो गया, ये वाला क्या हो गया वाला सर्विस। सेम चीज रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ सूक्ष्म लघु मध्यम बृहत, फिर वही है सूक्ष्म लघु मध्यम बृहत, बस। बाकी इधर क्या है, आप सेवा में आ रहे हो। सेवा वाला काम अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग ये सीमा भी एकदम सेम है, ये भी एकदम क्या है हमारा, सेम। सर माइक्रो सर्विस में क्या आता है? माइक्रो सर्विसेज में सूक्ष्म सेवा। सूक्ष्म सेवा में आप हो घर में जो कुछ बनाते हैं, मतलब बनाना अलग हो गया, सर्विस देना अलग हो गया। जोमेटो आ सकता है, तो सूक्ष्म नहीं। सूक्ष्म हाँ, लेकिन आप एक छोटे क्षेत्र में अगर आप करोगे तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है ना। अब जोमेटो पूरा इंडिया लेवल में करा तो सूक्ष्म कैसे होगा, लेकिन आप पता चला आप सिर्फ अपने मोहल्ले में सेवा देना चाह रहे हो, ब्यूटी पार्लर आ जाएगा, सैलून आ जाएगा, सर्विस सेक्टर में ही आता है, बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। या और क्या कर सकते हैं, कोई आप बात हो सकता है आप स्कूल अगर ओपन करना चाह रहे हैं, हाँ रेस्टोरेंट भी आ जाएगा, सर्विस सेक्टर में ही आता है। छोटा मोटा आप वो करना चाहे, इस कोचिंग मैं अपना बस नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन सर वो ब्यूटी पार्लर के पहले सच्ची थे कोचिंग ही बोल दो। क्लियर है, ऐसा है। लेकिन कोचिंग वगैरह इन्वेस्टमेंट से नहीं चलता है। हाँ कोचिंग जो चलता है ना वो आपकी मेहनत से ही चलेगा, चाहे कितना लाखों लगा दो आप, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं चलने वाला है। चलो इधर आते हैं हम लोग, तो ये याद रखेंगे ऐसे बंटवारा, लिमिट आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उद्योगों की कितनी श्रेणियां बनाई गई यहाँ पे, 8। ये 8 नामक डेटा याद रखेंगे, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर है हमारे कितनी श्रेणियों के बारे में बात करेंगे, 8। पिछले समय यही ना 4 श्रेणी था, इस समय कितना हो गया वो 8। यही थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है। चलो भाई ये ना थोड़ा सा आप लोग को अब याद करने वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। याद आप लोग को करना पड़ेगा, और खासकर अच्छा अभी जितना भी मैं उद्योग बताया था आपको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है जानते हो जी, इसमें पूरे इन सब में सब गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है इसमें, सूक्ष्म। कौन है, सूक्ष्म। हमेशा याद रखेंगे गवर्नमेंट इन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रमोट करता है। क्यों प्रमोट करता है, क्योंकि ऐसे सेक्टर में डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है लोगों को, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा MSME को प्रमोट करता है, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहता है, ऐसा आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी मैंने बताया, अब गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट जो हैं उसको ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, और ये बार बार रिपीट एग्जाम में यही सब पूछा जाए, अगले 5 साल तक खाली यही घुमा घुमा कर कभी वहां से कभी यहां से पूछा जाएगा। अब इस बात को समझना, अगर आप MSME उद्यम है, कौन सा है आपका MSME, मतलब बोला जाता है आप मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप सामान्य श्रेणी में हैं। याद आ रहा है, जो निवेशक है उनकी श्रेणियां हैं सामान्य। आप सामान्य में बोल रहा हूं, मतलब आप ना अभी रिटायर्ड कोई सैनिक है, ना महिला की बात कर रहे हैं, ना स्व सहायता समूह की बात कर रहे हैं, इनमें से आप किसी भी श्रेणी में नहीं। तो अब बोलो, देखते जाओ कि गवर्नमेंट क्या छूट आपको देता है। गवर्नमेंट छूट में नेट GST प्रतिपूर्ति के बारे में बात कर रहा है, मतलब
जो आपका जीएसटी जो लगेगा, शुरुआत में क्या होता है जब कोई इंडस्ट्री डालता है और शुरुआत में पहले दिन से जब आप उससे टैक्स मांगने लग जाओगे ना, एक तो इतने दिनों तक इंडस्ट्री डाल रहा था, 4 साल 5 साल, छोटे उद्योग भी डालोगे टाइम लग गया, फिर तुरंत बोल रहे हो कि आप मेरे को क्या दे दो, आप मेरे को पैसा दो, मेरा टैक्स का पैसा अगले ही दिन, पहला ही लॉट निकला नहीं है इंडस्ट्री से बाहर में आप खड़े हो गए, बोला भैया टैक्स पूरा कितना बोरी है, 10% लगा दो। ऐसे तो रहते हैं ये लोग, जो जीएसटी डिपार्टमेंट बाहर खड़े रहता है, बाहर खड़े रहेगा, दो हिसाब कहाँ है, बिल बना है, जीएसटी आप लिए हो, ऐसा करके, नहीं तो आपके ट्रक को अटैच कर देगा ऑफिस में, चलो खड़े कर दो। तो बोलता है शुरुआत में। अब देखो ऑफर दिए कैसे जाते हैं, बोला जा रहा है जो नेट जीएसटी प्रतिपूर्ति है उसमें आपको कितने वर्षों तक छूट दिया जाएगा, 5 से 10 वर्षों तक, और कितना दिया जाएगा आपको, 75 से 100% तक। कम से कम कितना छूट दिया जाएगा, 75। मतलब जहां आप अगर 100 रुपया टैक्स देने वाले तो वहां पर आपको कम से कम 75 रुपया का टैक्स मिलेगा। कितने सालों तक, 5 से 10 सालों तक। हाँ, ये डिपेंड करता है आपको कहां तक भी मिल सकता है, 100 भी मिल सकता है। ये डिसाइड होगा जी जब आप अप्लाई करोगे। आप हो कौन, आपका पहला रिकॉर्ड क्या रहा है, आपका स्कोर क्या है, ये पूरे का पूरा जो समिति बनेगा वो इस बात को डिसाइड करेगा। कम से कम 75 देंगे और अधिकतम कितना दे सकते हैं, 100। बोला गया कम से कम 5 साल तक भी देंगे और 10 साल तक भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप इंडस्ट्री कहां डालना चाह रहे हो, किस सेक्टर में डालना चाह रहे हो। ये स्थायी पूंजी निवेश अनुदान कहा जा रहा है, मतलब जो आप इन्वेस्ट करोगे उसमें किसके बारे में बात कर रहा है, सब्सिडी के बारे में बात कर रहा है। आप सोचो अगर आप 100 रुपये का इन्वेस्ट कर रहे हो जी, तो गवर्नमेंट बोलता है कम से कम उसका 30 रुपया मैं दूंगा, कम से कम 45 तक दे सकता हूं, बोल रहा हूं, बात अलग है नहीं देगा वो, मैं जान रहा हूं, लेकिन कम से कम कितना बोल रहा है, 30। अगर आपका अच्छा अप्रोच है, उस कमेटी से आपका पहचान है, 45 भी ले सकते हो। हाँ, ये भी बोल रहा है लेकिन अधिकतम कितना दूंगा मैं, बोल रहा है 30 से 800 लाख। 800 लाख मतलब 8 करोड़ तक छूट दूंगा बोल रहा है भाई। छोटी मोटी बात नहीं है। सोचो आप इन्वेस्ट करो, बोल रहा है आप इन्वेस्ट करो, लेकिन हम आपको कहां तक देंगे, 8 लाख तक छोड़ देंगे। वैसे ही ब्याज अनुदान के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो इन्वेस्ट करने पर आपको दे ही रहा है, साथ ही साथ आप इन्वेस्ट करने के लिए कहीं से लोन लिए होंगे, तो लोन ले रहे हैं तो डेफिनेटली लोन का क्या आएगा, ब्याज। तो बोल रहा है मैं 5 से 8 साल तक आपके ब्याज का कम से कम 40% मैं चुकाऊंगा, 60% आप चुका देना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा है, 40% आप चुका देना, 40% मैं चुका दूंगा, 60% आप दे देना। ये बोल रहा है, सरकार बोल रहा है कि मैं दूंगा, बोल रहा है। क्यों इतना कर रहा है, क्योंकि सरकार को पता है कल के डेट में अगर वो काम करने में सफल रहा तो अपने साथ साथ वो 200 लोगों को 100 लोगों को रोजगार दे देगा, नहीं तो वही लोग रोजगार मांगेंगे, उसको मेरे को इंडस्ट्री डलवाना पड़ेगा, इंडिविजुअल लोन देना पड़ेगा, इससे अच्छा इंडस्ट्री डलेगा। टैक्स का भी नहीं, सरकार अगर सब तरीके शुरुआत में लगेगा, सर इतना पैसा सरकार लगाता है, बिल्कुल वो लगा रहा है लेकिन सही जगह है। इसी को कहा जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसी को बोलते हैं पूंजीगत व्यय है। यही व्यय करना जिससे उस राज्य में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा टोटल जीडीपी बढ़ेगा, उससे हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, नेक्स्ट हमारा पर कैपिटा इनकम ज्यादा बढ़ा दिखेगा। ये सब काम करना बहुत जरूरी है। अच्छा मैं बोलता हूँ जी अच्छा काम है, कम से कम वो 1000 रुपया जो फ्री फोकट में बांट रहे हो, जगह जगह 2500 रुपया फ्री फोकट में बांटने को वादा कर रहे हो, उससे तो ज्यादा अच्छा है ये। 15% है सर इस साल के कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कितना परसेंट है, 15%, और 85 और लगभग उतना ही रहता है हर साल, 15-17 उतना ही नहीं करते ना, बाकी तो राजस्व में खत्म हो जा रहा है ना, ऐसा है। क्लियर है। और साथ ही साथ बोल रहा है जो आप विद्युत लोगे तो उसमें मैं कम से कम 5 साल तक आपको विद्युत शुल्क नहीं लूंगा। क्या होता है, जिस दिन इनॉग्रेशन होगा, इनॉग्रेशन तो दूर की बात है, जिस दिन भूमि पूजन होता है और इंडस्ट्री शुरू होने में कम से कम 4 साल 5 साल लगता है। आप उसको शुरुआत से बात में पैसा मांगो, बोल रहे चलो मैं आपको विद्युत भी दे रहा हूं। शुरुआत में उनको बल मिल रहा है और उनको पता है सरकार को, आज मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं, शुरुआत में मैं पैसा लगा रहा हूं, लेकिन 15 साल बाद वो जो आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है वही शुद्ध आय होगा। आज सोचो बीएसपी कितना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये बोला जा रहा है, तो ये सब चीजों जी थोड़ा सा आपको याद कर, और खासकर अभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया गया है, लेकिन मैं बार बार बोलूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कितना है, MSME, स्मॉल एंड
माइक्रो इंडस्ट्री, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए बात किया जा रहा है। तो नेट जीएसटी प्रतिपूर्ति कहाँ है? 5 से 10 साल, 75 से 100% तक बोला जा रहा है। स्थायी पूंजी निवेश में 30 से 45% अनुदान रहेगा। ब्याज में 5 से 8 वर्ष तक 40% का अनुदान रहेगा। कम से कम को एटलीस्ट याद रखो, कम से कम को 30, 40, 5 वर्ष ऐसा कम से कम याद रखना है। मैक्सिमम का भरोसा नहीं है, मिनिमम का बिल्कुल है। इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? यही बातों को लेकर ये पूरा लिस्ट बनाया गया। उसके बाद यही है, यही अगर हम बात कर रहे हैं, अब वही इन्वेस्टमेंट आप कहां करना चाह रहे हो? आप सेवा में। कहां करना चाह रहे हो? सेवा में, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हो। तो 5 से जगह में कितना हो गया? 10 वर्ष। 75 से 100% के जगह में गजब बात तो है 150%। समझ रहे? 150% मतलब क्या होता है? मतलब जितना आपको लगेगा, चलो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हो, उसका और आपको हम पैसा देंगे बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा आपको पैसा देंगे बोल रहे हैं। यहां पर आपको बोला जा रहा है पूंजी निवेश अनुदान कितना है? 35%। ये 30 था, तो सर्विस सेक्टर में कितना है? 35। क्लियर है? और विद्युत शुल्क में छूट कितना है? 6 से 10 वर्ष। ऐसा ये टेबल मैं अभी आपको पीडीएफ डलवा दूंगा, ये वाला आपके ग्रुप में पूरे का पूरा पीडीएफ, आप उससे पढ़िएगा। उसको बढ़िया पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? नोट्स। वही सेम चीज है। ये देखो अगला, आप अगर कौन से उद्योग में जाना चाह रहे हो? आप बड़े इंडस्ट्रीज में जाना चाह रहे हो। बड़ा वृहद उद्योग, वृहद उद्योग समझ में आ गया? वृहद उद्योग में हम लोग नीचे में कितने का इन्वेस्टमेंट देखे थे जी? वृहद उद्योग में 50 करोड़ से अधिक का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बोला गया है, ये देखो वृहद भी 2 टाइप का है, एक सेवा श्रेणी वाला है। अगर सेवा श्रेणी और एक थ्रस्ट इंडस्ट्रीज हो गया तो कितने वर्षों तक है? जीएसटी है। ये वाला कॉलम किसके लिए है? जीएसटी। कितने वर्षों तक? 10 वर्ष। और कितना रहेगा आपका? अधिकतम कितना रहेगा? 150। साथ ही साथ क्या बोला गया है यहां पर? ये कौन सा कॉलम है जान रहे हो? स्थायी पूंजी निवेश अनुदान। ये वाला किसका है? ब्याज। ये वाला क्या है? विद्युत शुल्क। ब्याज अनुदान शुरुआत में था और एक आखिरी में रहेगा, बस ऐसे दिमाग में याद रखना। वैसे टेबल को एक साथ देखोगे तो अलग समझ में आएगा। यहां पर 30%, अधिकतम 50 से कितना है? 140 करोड़ तक। वैसे वृहद उद्योग किस में डालोगे आप? थ्रस्ट सेक्टर में, 8 से 12 वर्ष। और आपको कितना रहेगा यहाँ पर टोटल? मतलब ये समझ लो कोई भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो ना, तो जितना अगर 100 रुपया आप लगा रहे हो, 100 रुपया का कम से कम 30% तो सरकार आपको दे ही रहा है वापस। मतलब आपको 70 रुपया लगाना है, 70 रुपया लगाना है, 30 रुपया कौन लगा रहा है? सर। हाँ वो बात अलग है, फायदा पूरा आपका। वो कभी नहीं बोल रहा है आपके फायदे में से मैं मतलब पैसा लगाया हूँ 30 रुपया तो मेरा शेयर 30% रहे, वो नहीं कहे। बस वो इतना ही कह रहा है भैया तुम अपने हाथ पैर में खड़े हो जाओ, नहीं बेरोजगार रह जाओगे। वो इतना ही कह रहा है। नहीं तो और आप लोग नौकरी मांगोगे मेरे पास, और आप खुद नौकरी ढूंढो, 10-12 लोग को और नौकरी दो, 50 लोगों को दो। सरकार ये बल देता है अर्थव्यवस्था के लिए इन्वेस्टमेंट। अच्छा सरकार को पता है जी अगर वो ये काम खुद भी करेगा ना तो कंपनी आखिर में घाटे में ही चलेगा, लेकिन उसको पता है ये काम अगर कोई प्राइवेट लोग करेंगे ना तो हमेशा इतना मेहनत करेंगे कि उसी को किस में ला लेगा? वो फायदे में ला लेगा। रिस्क नहीं रहेगा गवर्नमेंट का, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं नुकसान में चले जाता है गवर्नमेंट वाले सेक्टर जो होते हैं। चलो भाई ऐसा हमको याद रखना है। ये लिस्ट है, ये पूरा पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। यहाँ पर ये देखो ये किसके लिए बात किया जा रहा है? अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु प्रोत्साहन के बारे में बात किया जा रहा है। कितना प्रतिशत है? 35 से 45% तक। कोई भी इंडस्ट्री में जाइए क्या रहेगा? 35 से 45। कितना रहेगा? अधिकतम 35 से 550 लाख तक उनको सब्सिडी दिया जाएगा। इन्वेस्ट करेगा, वो डिपेंड करता है वो कर कितना रहा है, कर कितना रहा है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, मान लो जाए इस बात को समझो, अगर मान लो जाए वो कोई भी व्यक्ति, उदाहरण बता रहा हूं, अगर 1000 करोड़ का इन्वेस्ट करेगा जी, ठीक है, 1000 करोड़ का इन्वेस्ट, दोनों में से कौन सा बेनिफिट मिलेगा उसको? कौन सा वाला बेनिफिट दिया जाएगा? क्या मिलेगा बताओ उसको? 35 से 45% मिलेगा या अधिकतम 35 से 550 लाख मिलेगा? ये वाला मिलेगा 550। हाँ समझ रहे ना? ऐसा मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आया? उनको 3 पूरे का पूरा इनका बेनिफिट मिलेगा 550 लाख, मतलब लगभग कितने करोड़ के बारे में? 5 करोड़। ऐसा आपको याद रखना है।
इसीलिए ऐसे मार्जिन तय किया जाए। भैया आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बजट से बाहर आपको हम लोग अनुदान देने, उसका बजट पार हो जाएगा। अधिकतम कितना देंगे? 5 करोड़। क्लियर है? ऐसा। हाँ, यहां पर ब्याज में देखो छूट दिया जा रहा है, कितने सालों तक? 6 से 8। कम से कम कितना % ब्याज में? 5। जो आप लोन लिए हो, क्या लिए हो? लोन में क्या लग रहा है? ब्याज। तो उस ब्याज का 45% मैं जमा कर दूंगा, बचा हुआ 45% आप जमा कर दें, तो ब्याज में भी उनको रिलैक्सेशन मिल गया जी। मतलब समझो 8% जो ब्याज में लोन देता है ना बैंक, 8%, तो उसका लगभग 4% में सरकार दे रहा है। इसका मतलब उसको सिर्फ कितने % में लोन मिल गया जी? 4% में उसको लोन मिल गया। इतना सस्ता लोन और कहां मिलेगा? क्लियर है? तो ऐसे ना ये प्रमोट करते हैं, इस बोलते हैं ऐसा इतना अच्छा बनाओ ताकि बाहरी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो यहाँ पर आकर्षित हो। साथ ही साथ वो लोग जिनके हाथ में पैसा है या पैसा नहीं है, इन सब को देखकर ऐसे कुछ करने की इच्छा रखे। उनको बोला जा रहा है, ST/SC वर्ग को बोला जा रहा है विद्युत शुल्क में कम से कम 6 और अधिकतम कितने दिनों का छूट दे देंगे हम लोग? 10। क्लियर है? तो ये इन बातों को याद रखना है। ये अगर आपसे याद होता है तो अच्छी बात है। खासकर 2 कॉलम को जरूर याद करना, 2 रो को जरूर। नंबर 1 सबसे आखिरी वाला और सबसे शुरू वाला। क्यों बोला? समझ में आ रहा है? हमेशा मैं बोलता हूं किसी भी योजनाओं में जो कमजोर वर्ग है उसके लिए क्या प्रावधान है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। खासकर मेंस राइटिंग करेंगे तो भी इन सब बातों को याद रखना है। क्लियर? चलो भाई, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगला हमारा चर्चा है। अब कुछ खास बातें, वैसे मेन मुद्दा मैं आप लोग को बता चुका हूं, लेकिन सरकार होता है ना उसमें कुछ और कुछ प्लान करके रखता है। चलो भाई, एक साथ इसको मैं समझा देता हूं कि क्या क्या सरकार का प्लान है। यहां पर अब देखो, यहां पर गवर्नमेंट क्या क्या प्लान एक्स्ट्रा अपने स्तर के लेकर आया है। यहां पर 1000 से अधिक स्थानीय रोजगार सृजन के आधार पर bespoke पैकेज बोला गया है। bespoke पैकेज बोला गया है, इसका मतलब क्या होता है? सरकार ना सरकारी इंडस्ट्रियों में लोगों को नियोजित करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए लगभग 1000 लोगों को ट्रेनिंग दूंगा बोला है। कितने लोगों को? 1000 लोगों को, स्थानीय लोगों को क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग। इसके लिए अलग से काहे का घोषणा कर दिया है? पैकेज। अब ट्रेनिंग होगा तो खर्चा तो होगा जरूर, इंडस्ट्रीज में उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये बात है। निवासी के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति 15,000 की प्रशिक्षण वृत्ति प्रति व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति के ट्रेनिंग के ऊपर कितना खर्च किया जाएगा? 15,000। अब वो ट्रेनिंग कैसे भी दे जी, कहीं पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए, या आजकल जो केंद्र सरकार ने जो स्कीम लेकर आया है कि उन लोगों को कहां पे ट्रेनिंग दो? सीधा इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री वाले के लिए भी बेनिफिट होगा। इंडस्ट्री वाले को बोला गया है तुम बस इनको ट्रेनिंग दो, काम करवाओ, इससे पेमेंट मैं दूंगा, आप मत देना पेमेंट, आप सिर्फ काम लो। तो इससे क्या होगा? उन लोग उसी तरीके से तैयार होंगे जिस तरीके से कंपनी को रिक्वायरमेंट। और 6 महीना में लगा, 10 लोग को ट्रेनिंग दिए, लगा इनमें से 3-4 लोग बढ़िया अच्छा काम किए, 3-4 लोगों को वहीं पर नौकरी पे रख ली। पहले क्या होता था, कभी आपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में सुने होंगे, है ना? ऐसी ही बस कॉलेज वगैरह को, कॉलेज को, कोचिंग को सब ठेका दे दिए थे स्किल डेवलपमेंट करने, और यहीं पे बैठे बैठे पूरा बड़े उनको मशीन को चलाने की ट्रेनिंग दे डाले उन लोग। थ्योरी में इसको दबाओगे तो ऐसा चलेगा, ऐसा। यही था हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सबसे पहली योजना। कोई ट्रेनिंग नहीं हो रहा है ना, और खाली बस प्रोजेक्ट के नाम पर इतने 100 बच्चे को हुआ, सर्टिफिकेट बांट दिया गया, फोटो खिंचवा दिया गया, वीडियो अपलोड कर दिए गए। लेकिन अब अच्छा स्कीम आया कि उनको कहां पे ट्रेनिंग दो? उनके इंडस्ट्री। तो बोला गया है प्रति पर्सन कितना रुपया खर्च किया जाएगा? 15। ये सरकार ने टारगेट किया है। अच्छा, 575 EPF प्रतिपूर्ति अधिकतम 1 करोड़ रुपए का, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहां पर बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। निःशक्त जन के लिए, हैंडीकेप को बोल रहा है। यदि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अगर हैंडीकेप को अगर नौकरी देता है, तो क्या बोल रहा है सरकार? देखो, जो उनको वेतन मिलेगा, जो उनको क्या मिलेगा? वेतन, उसका कितना प्रतिशत? 40% सरकार अनुदान में दूंगा बोल रहा है। मतलब मान लो जाए उसको 20,000 के नौकरी पे रखे, कितने के नौकरी पे रखा जा रहा है? 20,000 के नौकरी पर रखा जा रहा है, तो उसका 8,000 रुपया मैं दूंगा बोल रहा है, और इंडस्ट्री को बोला जा रहा है 12,000 रुपया आप दे देना।
तो आपको भी उसको रखने में समस्या नहीं आएगा और वो हैंडीकैप को भी नौकरी मिल जाएगी, ये बोला जा रहा है। और अधिकतम जो अनुदान 40% अनुदान मिलेगा, कितने सालों के लिए देगा? 5 वर्ष की अवधि के लिए। और प्रति कर्मचारी अधिकतम कितना लाख रुपए से खर्च किया जाएगा? 5 लाख। सोचो जी, एक हैंडीकैप पर्सन के ऊपर सरकार ताकि उसको नौकरी में रख लो करके कितना लाख खर्च कर रहा है? 5 लाख। 5 वर्ष तक डेफिनेटली वो हैंडीकैप जब वहां काम करेगा तो मेरे को लगता है 6वां साल वो कंपनी वाला रख ही लेगा, क्योंकि उसको भी पता है भाई लगातार ये इतना काम किया है कि इसको काम करने का ढंग पता है। इसलिए तो ये सब इंपॉर्टेंट है कि निःशक्त जन लोगों को ध्यान रखना, उनके लिए स्पेशल 40% वेतन सरकार के द्वारा देने का। अच्छा, सरकार को क्या फायदा हो रहा है इससे? क्या कमाएगा, काम करेगा तो उसका कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट के हाथ में आएगा क्या? नहीं। लेकिन सरकार को इन्हीं लोगों को ध्यान रखना है। आप में से मैक्सिमम बच्चे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हो, हमको याद है आर्टिकल नंबर 41 यही बोलता है ना, काम की न्याय संगत, सॉरी हम बोला गया है समाज में जो हमारा काम, शिक्षा और रोजगार की जिनको आवश्यकता होगी, चाहे वो विधवा हो, पेंशन हो, बुढ़ापा हो, इन लोगों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। बिल्कुल सरकार उन लोगों का ध्यान रख रहा है। क्लियर है? यहाँ पर एक योजना के बारे में बात किया गया है जिसका नाम क्या है? उद्यम क्रांति योजना। बेरोजगार युवाओं को अनुदान व ब्याज अनुदान के साथ ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सही मायने में बोलूं, ये पहले से ही चल रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से पहले ही चल रहा है, बस योजना का नाम बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बोला गया है एक जो बेरोजगार युवक है उसको क्या दिया जाएगा? उसको नंबर 1 ऋण दिया जाएगा, लोन दो उसको, लोन देकर उसको क्या दो? अनुदान भी दो, और साथ ही साथ उसको ब्याज में भी अनुदान दो। जैसे अभी चल रहा था, जो ब्याज का पैसा था उसका 40% कौन दे रहा था? गवर्नमेंट। तो वैसी, ताकि वो जो बेरोजगार युवक है उसको क्या मिल सके? रोजगार। सही मायने में बोलूं, ये सब योजना पहले से ही चल रहा है। जैसे अभी पढ़ेंगे हम लोग, हमारा कल का डिस्कशन वही रहेगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में ये सब बेरोजगार युवाओं के लिए ही स्कीम चलता है। ठीक है? हाँ, वो बात अलग है। ये देखो, आगामी 5 साल में सरकार कितना देने का टारगेट रखा है? 5 लाख। जैसे केंद्र सरकार ने टारगेट रखा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा बोला था, वो बात अलग है। उसके बाद रेलवे में भर्ती बंद हो गया, है ना। ऐसा सरकार का टारगेट रहता है। टारगेट रखने में क्या, आप लोग का भी टारगेट रहता है इस साल पीएससी क्रैक करना है? नहीं, टारगेट में क्या दिक्कत। चलो, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इसके पहले कुछ छूट गया क्या? नवीन ये था क्या? यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको बस रीड कर देता हूं एक बार, बहुत ज्यादा इसमें चर्चा नहीं कर रहा हूं। बोला है यही वाला मैं जो बोल रहा था, किसके बारे में बात कर रहा है? अग्निवीर सैनिक। अलग अलग क्लासिफाई किए थे। बोला गया है बहुत विरोध हो रहा है इसका, तो 4 साल बाद जब ये वापस आ रहे हैं तो इनको अगर कोई भी इनमें से बिजनेस अगर करेगा तो जो भी लाइन लिखा हुआ है उसमें कितना प्रतिशत अधिक मिलेगा? 10%। खासकर दोनों लोगों को, अग्निवीर सैनिक और आत्मसमर्पित नक्सली, इन दोनों को 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा ऐसा प्लान किया गया है, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है। फिर वही बोला गया है जो 2 करोड़ से अधिक निवेश वाले रहेंगे तो उन लोगों को कितना प्रतिशत रहेगा? 5% क्या दिया जाएगा? अधिक अनुदान। ये सब कुछ ज्यादा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, लास्ट में बस इसको समझ लो। ये एक बात को समझना है। मंत्रिमंडलीय उप समिति में पढ़ाना चाह रहा था, यहां पर बोला गया है एक मंत्रिमंडलीय उप समिति, ये नया कॉन्सेप्ट है, अब तक अभी ऐसा कभी बनता नहीं था। यहां पर बोल रहा है ये जो पूरा का पूरा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया है, उस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक मंत्रिमंडल उप समिति बनाया जाएगा और उस मंत्रिमंडल उप समिति में का अध्यक्ष स्वयं कोई और नहीं, मुख्यमंत्री होंगे। कौन होंगे? मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे। और जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है या आपको लग रहा है कोई और दोबारा कोई विवाद का मामला है या लग रहा है किसी कंपनी को ज्यादा छूट देने जैसे चर्चा है, तो मंत्रिमंडलीय उप समिति उन मामलों पर क्या लेगा? निर्णय। भारत परिवहन उद्यम श्रेणियों का निर्धारण यहाँ पर ये लिखा है, वृहद निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन है।
निर्धारित औद्योगिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त किसी विशेष उद्योग में होने वाले महत्वपूर्ण निवेश को ध्यान में रखते हुए प्रदान किए जाने प्रस्ताव विचार एवं कर सकेगी। इसमें उप समिति, अगर मैं बोल रहा हूं थोड़ा और समझा देता हूं, ये देखो ये लोगों को इनका मेंबर बनाया गया है। ये करेगा क्या, जैसे मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट, पहले आज तक पांचों पॉलिसी में कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं था, पहली बार एक कॉन्सेप्ट आया है और बोला गया है कि ये जो एक उप समिति बनेगा और इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बना दिया जाएगा और जो माननीय मंत्री रहेगा वित्त विभाग उसको शामिल किया गया है, विधि विभाग को शामिल किया गया है, यथा आवश्यकता हो उनको शामिल किया गया है और साथ ही साथ किसको रखा गया है, वाणिज्य एवं उद्योग। अब समझो इस विभाग के मंत्री लोगों से मिलकर, सोचो 5 बड़े बड़े मंत्रियों से मिलकर एक समिति बनाए। अगर कोई मान लो जाए इन्वेस्टर्स आता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट का मामला आता है, उदाहरण के लिए अभी मैंने बताया एलन मस्क जैसा मुद्दा है और वो चाहता है भैया, वो सीधा बोलेगा ये सबको साइड में रखो, बोलेगा अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी साइड में रखो, बोलेगा मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं, बताओ मेरे लिए स्पेशल क्या आपके में है। तो उसी को बोला जा रहा है कोई भी ऐसा और अगर डिसीजन लेने का वक्त आता है तो ऐसे 5 लोगों का कमेटी बना हुआ है और एक कमेटी उन मुद्दों पर क्या करेगा, चर्चा, और उनसे रिलेटेड खासकर जब बड़े वृहद उद्योगों का मामला रहेगा, क्योंकि सरकार अभी बड़े उद्योगों को यहां बुलाने पर ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि एक आध अगर बड़ा इंडस्ट्री यहां डल जाता है, जैसे खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर का, खासकर सरकार अभी चाह रहे है ई व्हीकल से संबंधित यहां पे इंडस्ट्री एक डले, क्योंकि हमारे पास लिथियम का भी भंडार हो गया है, हमारे पास मैन पावर भी मिल गया है। इन सब आधारों पर लिथियम भंडार कटघोरा मैं पढ़ा नहीं पाया, लेकिन याद रखना अभी हार्डली ज्यादा नहीं हुआ है, 6 महीना हुआ है, बता नहीं पाया, बहुत बड़ा भंडार मिला है। पूरे भारत देश में लिथियम का 2 ही जगह भंडार मिला हुआ है, एक हाँ बिल्कुल कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जहां मेरे ख्याल से माइनिंग स्टार्ट भी कर दिए इन लोग, है ना, और दूसरा हमारा कटघोरा जिला कहाँ पे है, कोरबा, लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है। तो इससे यहाँ पर ई व्हीकल इंडस्ट्रीज को बहुत बढ़ावा मिलेगा यहाँ पे। इसमें लिखा है यहाँ पे ये सरलीकृत एवं संतुलित नीति में भारत सरकार की एमएसएमई परिभाषा के अनुरूप उद्यम श्रेणियों का निर्धारण। हाँ मतलब जैसे उसमें सीधी बात, उसमें जिसको स्मॉल इंडस्ट्रीज माना जाएगा, जिसको वहां पर लघु उद्योग माना जाएगा, उसको भी हम ही लोग मानेंगे बोल रहे। सर नहीं, तो उसमें परिभाषा तो मनी के आधार पे होती है ना वहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट, हाँ मीडियम इन्वेस्टमेंट उसमें 20 करोड़ तक है मेरे ख्याल से, या हो सकता है उसमें भी चेंजेस आया होगा पहले की तुलना में, पहले और लेकिन इनका ये वाला तो एकदम फिक्स है, 1 करोड़ 10 करोड़ वाला एकदम फिक्स है वो। बाकी यदि और उनको अन्य तरीके से मानना पड़ेगा तो कौन कौन से टाइप के उद्योग को डालोगे, वो इस बात कि आप क्या काम करना चाह रहे हो उस आधार, हाँ तो वो बोल रहे हैं उन्हीं परिभाषा को हम मान लेंगे करके ऐसा। बाकी इन्होंने तो अपना अलग डिफाइन करके ही रखा है कि हमारा ये बढ़ता है, ये पिछले साल इतना नहीं था, ये तो 10 लाख रुपया था एमएसएमई का जो था, एक और के पहले जब रमन सरकार का आखिरी पॉलिसी आया 10 लाख था, वो धीरे से क्या हुआ बढ़ जाता है, ठीक है। चलो ऐसा हमको याद रखना है, समय के साथ सभी के मूल्यों में परिवर्तन आता है, तो ऐसा हमको याद रखना है किसके बारे में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। शुरुआत से एक बार मैं दिखा देता हूं कि आपको एक्चुअल में ज्यादा ध्यान किन बातों का रखना है, शुरुआती चीजों को ज्यादा ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात पहले ही था कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किस प्रकार से ये पहला जो मैं स्टार्ट किया, ठीक है, ये हमारा पहला था जो मैं चर्चा किया। याद रखना ड्यूरेशन बार बार पूछा जाएगा क्योंकि ड्यूरेशन इस साल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजीपीएससी 2021 में पूछा गया था, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का सिर्फ ड्यूरेशन पूछा था, सिर्फ ड्यूरेशन, वैसे बहुत आसान प्रश्न था, है ना, तो इतना आसान होता नहीं, 19 से लेकर क्या था 24, इतना ही बस पूछा था ड्यूरेशन, लेकिन थोड़ा गहराई में। कौन सा नीति है, 6वां। यहाँ पर स्थानीय लोगों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, 3, मतलब लोगों को तो नहीं बोल सकते हो, श्रमिकों की कितनी श्रेणियां हैं, आरक्षण के लिए कितनी श्रेणियां हैं, 3, ये वाला आप लोग याद कर लेंगे। अगला ये आपका ये 7 श्रेणी याद होना चाहिए, 7 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ देगा तीसरा श्रेणी में कौन है, 6वां श्रेणी में कौन है। उसके बाद हमको याद रख विकास खंड की कितनी श्रेणियां हैं, 3, विकसित विकास खंड में 10 है, इस बात को याद रखना है। हमको याद रखना है इसमें कितने है हमारे 61 है, उसके बाद बचे हुए क्या है 50। ये डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, नॉन डेवलप्ड है,
लेकिन सिर्फ औद्योगिक विकास के आधार पर। तो इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें एक लिस्ट मेरे को भेजना बाकी है। मैंने बोला किसका भेजने वाला हूं मैं, थ्रस्ट सेक्टर। किसका बता दिया हूं मैं, कोर। कोर में कितना है मैंने बोला 4, और 4 आप समझ गए होंगे छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े वो 4 उद्योग, एक जो कोयला से चलता है, एक जो आयरन ओर से चलता है, एक जो बॉक्साइट से चलता है, एक जो चूना पत्थर से चलता है। कल ही पढ़े थे कि हम लोग पूरे का पूरा खनिज, वही जो 4 बड़े बड़े हमारे खनिज हैं, उस खनिजों से बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है उसी को क्या मान लिया गया है, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। क्लियर है। चलो भाई, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए वो है। हमारे उद्योगों की कितनी श्रेणियां, ये तो प्रोत्साहन के आधार पर हो गया। निवेश के आधार पर कितने हैं, 8। पहले 4 बोलते थे, अब कितने हो गए, 8। यही बातों को ध्यान रखना है। बाकी जो है वो तो आपको याद करना पड़ेगा कि जीएसटी प्रतिपूर्ति में कितना छूट है, विद्युत शुल्क में कितने वर्षों का छूट है, नेट अनुदान में कितना छूट है, ब्याज अनुदान पे कितना छूट है। क्लियर है। तो ये है हमारा किसके बारे में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्लियर है। आज हमारा चर्चा यही तक रहेगा। कल हम लोग फिर से इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में पहुंच जाएंगे उद्योग का। ठीक है, चलो।